हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब ठीक? स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स लिए हैं पिछले लेक्चर्स में, उसके बेसिस पे जो भी JEE मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बेसिक लेवल पर समझेंगे और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम सबसे पहला जो क्वेश्चन लेंगे वो किसके बेसिस पे होगा? डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको जनवरी 2025 में JEE मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये जो एग्जामिनेशन हुई इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33। अब इस क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे हम ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जो कुछ चीजें हैं उसको समझ लेंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो किसी टाइम पर हमें एक पार्टिकल की पोजीशन दी गई है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। कौन से एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया गया है और उसका हमें फिजिकल इक्वेशन दिया गया है। देखो क्या इक्वेशन दिया गया है? एक्स ऑफ टी, इसको देखो पढ़ते हैं हम इस तरह से है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। ये आपको एक फिजिकल इक्वेशन दिया गया है जो आपको पोजीशन बता रहा है किस पे? एक्स एक्सिस पे। किसका? पार्टिकल का, जो कि मूव हो रहा है। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर उसका हमें पोजीशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो एक्स है ये आपको पोजीशन बता रहा है, पहली बात। और ये जो टी है, ये टी इंडिकेट क्या कर रहा है? इट इज द टाइम एक्चुअली, वेयर टी इज टाइम। तो अभी इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन अभी इसमें पूछा गया है ना? तो वो देख लेते हैं हम। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? द डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी इज। तो देखो अभी इसमें हमें डायमेंशन निकालना है। तो किसका डायमेंशन निकालना है हमें? ए बी सी अपॉन डी, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। तो हम इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं अभी हम। देखो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। क्या है इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन हमें दिए हुए होते हैं उसे हम डायमेंशन लेस कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो डायमेंशन लेस होते हैं। क्यों होते हैं? तो देखते हैं अभी क्यों होते हैं। तो देखो सपोज हमारे पास दिया गया है साइन ओमेगा टी। क्या दिया गया है? साइन ओमेगा टी। इसमें ये जो एंगल वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? आर्ग्यूमेंट कहते हैं हम। तो इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है ये? रेडियन, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो साइन है या फिर कॉस होगा या फिर टेन होगा या फिर कॉट होगा या फिर सेक होगा या फिर कॉसेक होगा, ये वैलिड होगा किसके लिए? इसके लिए वैलिड होगा इन द सेंस ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसके ऊपर ये वैलिड होगा। ठीक है, इसलिए हम ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? डायमेंशनलेस। तो जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमें कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व करेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भूल जाना है। किसमें भूल जाना है? सब में नहीं, आपको भूल जाना है किसमें? डायमेंशनल एनालिसिस में, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इसे हमें कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जब हमें इसको कंसिडर ही नहीं करना है तो इसे हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। इसे क्या करना है हमें? एलिमिनेट। तो अब बचा क्या? a प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। तो हमें एक नया इक्वेशन मिलता है। तो देखो क्या मिल जाएगा हमें? x ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या लिखा है हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी।
तो डायमेंशनल एनालिसिस के जो हमने एप्लीकेशंस देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि सभी टर्म्स के जितने भी फिजिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है सभी टर्म्स के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होने चाहिए, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो अगर हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमें जो पोजीशन है किसी पार्टिकल का इस फिजिकल इक्वेशन के द्वारा हमें दिया गया है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा, तभी हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी हम। तो एक पोजीशन है तो इसका डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट बताओ, इसका डायमेंशन होगा L। तो अगर इस टर्म का डायमेंशन L है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशन इतना ही आना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो डायमेंशंस हैं या फिर जो टर्म्स हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में, टर्म्स एक तो आप लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में या फिर इज इक्वल टू के राइट साइड में काउंट करते हैं। तो जब आप राइट साइड में देखेंगे इस फिजिकल इक्वेशन के, तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, कितने टर्म्स हैं इसमें, 4 टर्म्स हैं। देखो ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 टर्म्स हैं इसमें। तो सभी टर्म्स के डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए, जो राइट हैंड साइड में है। देखो यहाँ पर लेंथ, तो देखो इसका डायमेंशन भी कितना आना चाहिए, इसका डायमेंशन भी होगा L, B का भी कितना होगा स्टूडेंट्स, L। लेकिन ये जो पूरा टर्म है, जो थर्ड वाला टर्म है राइट हैंड साइड में, जो थर्ड वाला टर्म है, इस पूरे का जो डायमेंशन है वो कितना होगा, L होगा। तो हमें चाहिए C का डायमेंशन, पूरे का नहीं चाहिए हमें, C का डायमेंशन चाहिए। तो सी टी स्क्वायर, देखो मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर देता हूं। तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन हमें कितना मिल रहा है, L। ठीक है, और T क्या है, टाइम। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L अपॉन T का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, L अपॉन टाइम को हम कैपिटल T से बताते हैं डायमेंशन में, तो कितना हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, इस क्वांटिटी को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो ये जो पावर है +2, कुछ नहीं है साइन मतलब प्लस, तो +2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में। तो इसको कैसा लिखेंगे हम, L T - 2। ठीक है, और D का तो आप जानते हैं क्या होगा, इसका भी होगा L। ठीक है, तो देखो सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हुए, जिसमें हमने C का भी डायमेंशन क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है A, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, A B C अपॉन D। तो सभी का डायमेंशन रख दो, तो A का डायमेंशन L, B का डायमेंशन L और C का डायमेंशन L T - 2 अपॉन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ D, L। तो देखो क्या कैंसल होगा यहाँ पे, ये L और ये L हो जाएगा कैंसल। तो देखो हमें मिलेगा क्या, L T - 2, ये हमें मिला। अब देखो इसके बाद क्या करना है, देखो ये L और ये L इसके बेस सेम है, तो इसका पावर कुछ नहीं दिया है, मतलब कितना होगा, इसका पावर 1 होगा। कितना होगा, पावर 1। तो ये बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो पावर्स का क्या होगा, एडिशन, 1 + 1 2, और यहां पर कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, -2। तो ये हमें डायमेंशन मिल रहा है। ये डायमेंशन किसका मिल रहा है, इसका, इस पूरे कंबाइंड का, और इसी का तो डायमेंशन आपको पूछा हुआ है। तो देखो ये जो हमें आंसर मिल रहा है, इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे और बहुत ही धैर्य रख के, बहुत ही पेशेंस रख के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी, आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, जब आपको डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस पता होंगे तभी आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस में आया हुआ है, JEE मेंस में आया हुआ है, जनवरी 2025 में।
तो देखो ये क्वेश्चन तो मुझे आपको समझाते हुए समय लगा, आप देखेंगे तो इसको हो सकता है मुझे 10 मिनट लगा होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना ही आसान है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। किसमें? चुटकियों में। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, ये भी जेईई मेंस में जनवरी 2025 को पूछा गया है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें क्या दिया गया है, द एनर्जी E एंड मोमेंटम P of a moving body of mass m are related by some equation। तो एनर्जी, मोमेंटम और मास ये रिलेटेड है कुछ इक्वेशन से। तो देखो कौन कौन से इक्वेशन, तो हमारा जो अगला इक्वेशन है वो भी जनवरी के 2025 में पूछा गया है, जो कि है जेईई मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें एनर्जी E एंड मोमेंटम P ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ ए मास m आर रिलेटेड बाय सम इक्वेशन। तो कुछ इक्वेशंस के थ्रू एनर्जी, मोमेंटम और मास m रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या दिया गया है, देखो इसमें गिवन दिया गया है, गिवन दैट c रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें क्या मेंशन कर रहा है c, वो मेंशन कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए इसमें हमने करेक्ट इक्वेशंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू द डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि सभी टर्म्स के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम। और अगर सभी टर्म्स के जो डायमेंशन है अगर वो सेम है, इसका मतलब वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, या हम बोल सकते हैं कि वो करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो अभी इसमें E आपको पता है एनर्जी, P पता है आपको लीनियर मोमेंटम, C पता है आपको स्पीड ऑफ लाइट और M पता है आपको ये क्या है, मास। तो ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको क्वेश्चंस में ही बता दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, तो वन बाय वन हमें हर एक ऑप्शंस का क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो कैसे हम चेक करेंगे, जैसा हमने डायमेंशनल एनालिसिस में देखा था। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हमने फर्स्ट जो एप्लीकेशन देखा था, उसका जो यूज देखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन का हमें डायमेंशन कैसे निकालना है और वो डायमेंशनली करेक्ट है क्या, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन 1 डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देख लेते हैं। तो देखो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसे देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, E स्क्वेयर इज इक्वल टू PC स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर C⁴। तो देखो ये E है, मतलब एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, एनर्जी। P क्या है, मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम, और M क्या है स्टूडेंट्स, मास, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है आपको, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है एनर्जी मतलब वर्क डन। क्या होता है एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो हमने वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं, उसका डायमेंशन भी हम जानते हैं। तो देखो क्या होता है वर्क डन यानी कि एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T - 2, इसका स्क्वायर मतलब कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसका देखो m2 L4 T - 4। ये जो पावर है, ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज हैं उसके पावर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1 2 * 2, 2 2 * 4, -2 2 = -4। ठीक है, अब देखते हैं हम PC स्क्वायर को। देख PC स्क्वायर का देखो क्या होता है, PC स्क्वायर का क्या होगा, यह है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का भी हम डायमेंशन जानते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी भी बोलते हैं हम उसे।
तो मास इंटू स्पीड है तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, मास का m1 और स्पीड मतलब L1 t माइनस 1, और इसका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये स्पीड है तो L1 t माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये हो जाएगा m1, अब देखो 1 2 ज़ा 2, इसका कितना आ जाएगा, देखो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, और इधर का 2 और इधर का 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा, देखो -1 इंटू 2 -2, और ये -2 और -1 -3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ही हमें समझ में आ गया कि पीसी स्क्वायर का डायमेंशन सेम नहीं है किसके, इसके। तो अगर आप इसको ना भी सॉल्व करें तो भी समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के डायमेंशन तो सेम है ही नहीं, तो अगर इसका सेम भी आया, एनर्जी के सेम भी अगर इसका डायमेंशन आता है तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तीनों, इस राइट साइड में जो दो टर्म्स हैं और लेफ्ट साइड में जो टर्म है, इन सब का डायमेंशन सेम आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का डायमेंशन तो यही मिसमैच हो गया, ठीक है। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अगर आप दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, पहले देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन में ई स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर दिया हुआ है। देखो ई स्क्वायर पी सी स्क्वायर, देखो सेम सेम आ गया, भले इसमें डिफरेंस हो, इधर 4 हो इधर 2 हो, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद में देखो ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों तो सेम निकले लेकिन ये अलग है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखो, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन बस इधर पावर का डिफरेंस है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होगा। अगर एक गलत आता है तो जो बचा हुआ ऑप्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस को जब भी आप देखें तो जरा ऑब्जर्व करें कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। अगर सिमिलैरिटीज दिखती हैं तो वही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है तो दूसरा तो गलत हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये देखो इसकी वजह से, ऐसे ही नहीं, इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हम एलिमिनेट कर देंगे, ये तो आप कुछ भी करते रहेंगे वहां पे, किसी को भी एलिमिनेट करते रहेंगे, ऐसे किसी को भी हम एलिमिनेट नहीं करते, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि ये दोनों पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब देखो इसके बाद इसका देखते हैं हम क्या आता है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो क्या दिया हुआ है, ई स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है आपको स्क्वायर में, ठीक है। तो चेक कर लेंगे हम, ई स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसका चेक करते हैं। तो हमने इसका कितना निकाला था, जितना हम देखते हैं कितना आएगा ये बताओ, m2 L4 t माइनस 4, कितना आएगा इसका डायमेंशन, जो भी अभी हमने निकाला था। तो कितना निकाला था हमने इसका डायमेंशन, m2 L4 t माइनस 4, ठीक है। अब पी सी स्क्वायर का कितना निकाला है हमने, अभी तक नहीं निकाला, देख लेते हैं। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर का देख लेते हैं। तो p का डायमेंशन कितना होता है, ये होता है m1 L1 t माइनस 1, कितना हो गए m1 L1 t माइनस 1, और c का कितना हो जाएगा L1 t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रहेगा क्योंकि p का स्क्वायर है, ओके। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, माइनस 1 2 ज़ा माइनस 2, यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, माइनस 1 2 ज़ा माइनस 2। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, m2 L2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये बेस सेम थे ना, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। अब यहाँ पे ये बेस सेम है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा -4। तो देखो यहाँ पे ये और ये दोनों मैच हो गए, ये और ये दोनों भी क्या हो गए अब मैच हो गए, ठीक है। अभी हम तीसरा देखते हैं। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब देख लेते हैं इसका क्या आएगा। देखो एम स्क्वायर है मतलब
m टू द पावर 2, मास है ना, तो मास को हम m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो m का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आगे स्पीड है, तो स्पीड का क्या होता है l t माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, m स्क्वायर l स्क्वायर, देखो 1 2 सा 2, तो l स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा t माइनस 2। तो देखो अब ये यहाँ पे मैच ही नहीं करता, ठीक है। तो इससे ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये टर्म का डायमेंशन तो सेम है लेकिन इसका सेम नहीं है, समझ गए आप। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा हुआ क्या आ रहा है हमारे पास, फोर्थ वन। तो इट शुड बी अ करेक्ट आंसर। तो फोर्थ वन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमने डायरेक्ट अज्यूम कर लिया, क्यों, क्योंकि पहले के 3 ही गलत आ गए, तो चौथा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फोर्थ वन क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन हमें इसको भी वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, केवल इसका पावर 4 दिया है। कितना दिया हुआ है, इसका पावर 4। तो यहाँ पे मैं पावर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम आया, इसका और इसका चेक करते हैं वापस। इसकी जगह पे क्या लिखना होगा मुझे, 4। हम वेरीफाई कर रहे हैं, हमें आंसर पता चल गया है, लेकिन हम इसको वेरीफाई तो करेंगे। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, ये कितना है 4। तो अब देखो क्या होता है, m टू द पावर 2, 1 2 जा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 2 जा, सॉरी 1 4 जा 4, माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया आपका -4। अब हो गया ना बराबर, ये देखो m2 l4 t माइनस 4, m2 l4 t माइनस 4, m2 l4 t माइनस 4, ये भी अब बराबर है। तो हमने इसको सॉल्व करके भी देखा, तो ये करेक्ट निकल रहा है। तो हमारा ये जो तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, तो ये है फोर्थ वन। तो इस तरह से जब आप 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एलिमिनेशन कैसा करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसा करते हैं। तो हमने सभी ऑप्शंस को सॉल्व नहीं किया है, सेकंड को तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें समझ में आ गया ना, क्योंकि जब ये दोनों टर्म्स सेम है, इधर ये दोनों सेम है, ये पहले ही इसके बराबर नहीं आ रहा तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन हमने 3 को जरूर सॉल्व किया। जब हमने 3 को सॉल्व करके देखा तो ये भी रॉन्ग आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट 4 तो करेक्ट होगा ही। लेकिन हमने भी इसको वेरीफाई करके देख लिया। क्यों देखा हमने, क्योंकि हमें अभी सीखना है कि हमें आंसर कैसे निकालने हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्स में आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टिक करेंगे और आंसर को करेक्ट करके चले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे एनालिसिस करके, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करके हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरह से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर इस दोनों क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स दे सकते हैं, ठीक है। और पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैंने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, तो उस लिंक्स में आपको क्लिक करना है और पिछले सभी लेक्चर्स आपको देख लेने हैं, तभी आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल इस लेवल पे आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसका मतलब है कि आप पूरा 11th और 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। तो चलिए देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है और उसके ऊपर से वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए देखते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये JEE मेंस के जनवरी 2025 में, जैसे कि पिछले दोनों क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें से ये एक क्वेश्चन है जो कि डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देन द डायमेंशंस ऑफ B अपॉन म्यू नॉट इज। तो देखो अभी तक आपको मैग्नेटिक फील्ड, परमेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है एम्पियर सर्किटल लॉ का, B इज इक्वल टू म्यू 0 NI, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो B इज इक्वल टू म्यू 0 NI, ठीक है। तो इसमें ये जो म्यू नॉट है इधर आ जाएगा, या फिर पहले मैं बता दूं कि ये B क्या है,
जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, ये क्या है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दिस परमिएबिलिटी, इट इज व्हाट, इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये n क्या है, देखो ये n है नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। क्या है ये, नंबर ऑफ कॉइल होता है कॉइल, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ में कितने कॉइल्स, तो वो बताता है आपको। तो ये है नंबर ऑफ कॉइल्स, मतलब इसको मैं कैपिटल N लिखूं तो पर यूनिट लेंथ कितना बन रहा है, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रिक करंट, इसे क्या बोलेंगे, हाँ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एम्पियर को आपको सीधे लिखना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो n है, इसमें ये क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब 1 2 3 इसका कोई डायमेंशन होगा क्या, इंटीजर्स है -1 -2 0 1 2 3, इसका कोई डायमेंशन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये डायमेंशन लेस होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू डायमेंशन लेस होते हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स या फिर नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन आ जाएगा, इसका डायमेंशन कितना आएगा, पर यूनिट लेंथ, मतलब 1/L हो जाएगा। और ये क्या है, एम्पियर। तो हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखो इस फॉर्मूले में से अगर आप देखें तो म्यू नॉट इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो कितना लिखेंगे हम, B/म्यू नॉट। तो यहाँ पे बचा ही क्या, यहाँ पे बचा आपका n और i। तो n का डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, n होता क्या है 1/L, ठीक है। और ये i कितना है, i को किस में लिखते हैं हम, a। तो ये l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो l - 1 a हो जाएगा। सो इट इज द डायमेंशन। ये किसका डायमेंशन आया, इसका। कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया, ठीक है। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन है जो आते हैं JEE मेंस में। तो कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर ये हमारा आंसर आ रहा है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, l - 1 a, ठीक है। मैंने ठीक है यहाँ पे a का पावर 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी 1, ठीक है। कुछ नहीं है पावर तो 1 लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसको l - 1 a1, इट इज द करेक्ट आंसर। एंड विच आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके सर्कल में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये कैसे बनता है, ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में, या फिर बहुत सारे चैप्टर हो जाने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड का या फिर एक इलेक्ट्रिक करंट का एक चैप्टर आता है, उसमें आप पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सर्कल में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, अब ये क्या है, स्पेस है, ये एक मीडियम है। तो हर एक मीडियम का अपना क्या होता है, परमिशन होता है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करेगा। तो ये तो फ्री स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो मीडियम का अलाउनेस होगा, कितना अलाउ करेगा, उसी को बोलते हैं हम परमिएबिलिटी। लेकिन किसकी, फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस का है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया है, नॉट लगाया है। समझ में आ रहा है, इसलिए हम अगर इसको पहचानना है कि ये किसके लिए है, तो नॉट स्पेशली हम मेंशन करते हैं फ्री स्पेस के लिए। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, म्यू नॉट। अगर ये म्यू नॉट, अगर ये नॉट ना लिखा हो तो क्या होगा, ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। अब फ्री स्पेस नहीं रहेगा, मीडियम हो जाएगा। तो फ्री स्पेस के लिए जनरली हम 0 सफिक्स में लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैग्नेटिक फील्ड, परमिएबिलिटी, परमिशन ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अलाउ होगा किसी मीडियम में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को मेंशन करें, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम एक नया टॉपिक बहुत ही ध्यान से और बहुत बेसिक लेवल पर समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।